एग्जाम्पल समझते हैं। 16 दो बातें करता है। इसको मैं लिखता हूँ वाइट से तो शायद अच्छे से दिखेगा। पहला, ये पार्टनर है। इस पार्टनर ने फर्म का नाम यूज करा या फिर फर्म का प्रॉपर्टी यूज करा या फिर खुद को फर्म का पार्टनर बताया। और ये सब करके इसने खुद कुछ पैसा कमाया। ये पैसा आपको चुपचाप फर्म को दे देना था। बाजू में आपने एज अ पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट करा। कंपीटिंग बिजनेस सिमिलर टू फर्म बिजनेस। फर्म जूते बेचता है, आपने खुद का जूते का बिजनेस स्टार्ट किया। अगेन जो भी पैसा आपने कमाया फर्म को देना पड़ेगा। सेक्शन खत्म हो गया। 16 कितना सही है? 2 पॉइंट है। बीच में यहाँ पे और लिख देता है। ठीक है, देख पाता हूँ मैं एक बार। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पहला, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. दूसरा, और if a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, वापस से वही लाइन, he shall account for that profit and pay it to the firm or profits made by him in that business. तो ये लाइन तो सेम ही हो गई सर। सेम टू सेम। और आई थिंक 2 एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं आप दोनों। आई विल वेट। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, जल्दी, एकदम आसान है। एग्जाम्पल एक बार पढ़े होने चाहिए। हो जाना चाहिए। 3 और 4 दोनों आसान। नेक्स्ट 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। 2 पॉइंट्स है मेरे पास, टॉपिक देख के। एक ये और एक ये क्या होता है? ये नीचे दिया हुआ है कि कब फर्म के अंदर चेंज माना जाता है। वेरी इजी, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है। ये पहले 2 पॉइंट हो गए। वेर अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स कम इन, व्हेन सम पार्टनर और पार्टनर्स गोज आउट, डेथ रिटायरमेंट कुछ भी हुआ तो। तीसरा, आपने अपना धंधा ही चेंज कर दिया सर। पहले आप पिज्ज़ा बेचते थे, अब आप टायर बेचते हो, उसको भी हम चेंज इन द फर्म बोलेंगे। और चौथा आखिरी, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड था और आप कंटिन्यू कर रहे हो फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी, जब वो एट विल बन जाता है।
तो बेसिकली 4 केसेस जब हम ऐसा बोलेंगे कि चेंज इन द फर्म हुआ है। फर्स्ट हाफ पे आते हैं। सर चेंज इन द फर्म के केस में पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे? रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, आर द सेम। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले थे बाद में भी वही रहेंगे, अनलेस अब उसका बदल दो सब कुछ सेम ही रहेगा। काम का हुआ ही नहीं, सेक्शन सब कुछ सेम ही रहने वाला है सर, अनलेस कुछ और अलग अग्री करा तो अलग बात है, बाकी रिमेन द सेम। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले थे पार्टनर्स के बाद में भी राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगे। चेंज इन द फर्म कब होगा? ये फिर सीखने जैसा पॉइंट हो गया कि सर पार्टनर आया पार्टनर गया, धंधा बदल गया, या पार्टनर फॉर फिक्स पीरियड के बाद आपने कंटिन्यू करा फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद 17 का कुछ काम का नहीं हुआ। इसको हम यूज कर सकते हैं 38 के अंदर, यूनिट नंबर 2 का लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, लास्ट सेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ। बोलता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। अब वो क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल समझ में आ गया कि सर चेंज इन द फर्म कुछ होगा अगर ऊपर के 4 पॉइंट्स, तो देयर विल बी रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब वो क्या होता है वो आएगा तब पढ़ेंगे, पर अभी के लिए चेंज इन द फर्म मुझे 2 जगह काम आया, 30 में भी काम आने वाला है और 70 में भी काम में आया। आगे बढ़ते हैं। 18 एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ चुके ऑलरेडी सर। वही वाला पॉइंट कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल होता है, सेम पॉइंट। ठीक है, मार्क भी कर देता हूं मैं। पार्टनर is the agent of the firm for the purpose of business of the firm. The partner indeed virtually embraces, अपनाता है the character of both principal and agent. आप काम करो दूसरे फंस जाए तो आप एजेंट वो प्रिंसिपल, वो काम करें आप फंस जाओ तो वो एजेंट आप प्रिंसिपल। आउटराइट डेबिट पॉइंट। इतना आपको आना चाहिए, और जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सेक्शन 4 तो लिखना ही पड़ेगा। तो 3 मार्क का 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, इतना आपको एग्जाम में लिखना है। पढ़ लो एक बार, आई विल वेट, और अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दो, मैं वापस बता दूंगा। इतना मार्क करा हुआ है जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है, नीचे का कुछ काम करने है। पढ़ लेना चाहिए, नीचे वाला काम का नहीं है बट अपन पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। नीचे वाला पॉइंट क्या बोलता है? सर यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना एजेंट, इस एजेंट में और जो नॉर्मल एजेंट होता है उन दोनों में काफी फर्क होता है। वो तो ऑब्वियस पॉइंट ही है ना। यहाँ पे तो हम एजेंट की बात करेंगे, भाई तूने कुछ करा तो वो फंस जाएगा, उस वाले एजेंट की बात कर रहे हैं। वो जो एजेंट होता है वो तो दलाल होता है। पार्टनरशिप वाले एजेंट के अंदर आपका पार्टनरशिप के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, इस वाले एजेंट का प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना। मैंने बोला कि मेरी कार बेचने की है, उसको कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको दलाली में इंटरेस्ट है। ऐसा पॉइंट है नीचे लिखा होगा, कुछ काम का नहीं बट हम पढ़ेंगे फिर भी। देखते हैं क्या बोलता है। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड अ मियर एजेंट इज दैट he has community of interest with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership, whereas an agent has no interest in either. जो मैंने डिस्कस किया, the principal distinction between him and a mere agent, रिपीट करा, सेम पॉइंट है, 2 बार पेस्ट हो गया, मैंने काट दिया इसको। नीचे the rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of business of the firm cannot be applied to all the transactions and dealings between the partners and themselves. एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं पे जगह है। सपोज 3 पार्टनर्स हैं,
शाहरुख, सलमान, अभिषेक, तीनों का पार्टनरशिप बिजनेस है और वो लोग धंधा करते हैं मूवी प्रोड्यूस करने का। बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं। टाइम है धंधे का सुबह 9 AM से 5 PM। तीनों आते हैं फॉर्म में, काम करते हैं अपना जो भी काम दिया हुआ है और 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं रोज का ऐसा। फिर 1 नॉर्मल रूटीन की तरह 5 बजे ऑफिस खत्म हुआ एंड सब अपने अपने घर जा रहे थे। ठीक है, सलमान भैया भी अपने अपने घर जा रहे थे, सॉरी फार्म हाउस जा रहे थे अपनी कार में। ये रास्ता पता नहीं क्या हुआ, उनको कार चलाते चलाते उनको ऐसा लगा कि आज थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं। फुटपाथ पे 3 लोग थे। सलमान भैया पहले कार को ऐसे लेके गए, फिर ऐसे लेके गए और फिर ऐसे लेके गए और ये तीनों जन की मौत हो गई सर। अगले दिन इनके ऑफिस में पुलिस आती है और आके शाहरुख खान को बोलती है हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान बोला क्यों अरेस्ट क्यों कर रहे हो? बोले म्यूचुअल एजेंसी। तुम्हारा एक पार्टनर सलमान खान ऑफिस खत्म होने के बाद फार्म हाउस पे जा रहा था और 3 लोगों को उड़ा दिया। अब क्योंकि तुम लोग पार्टनर्स हो, म्यूचुअल एजेंसी है, तो हम आपको अरेस्ट करने आएगा। सलमान को भी करेंगे पर पहले आपको करेंगे। कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्लियर लिखा हुआ है ऊपर, it is applicable only to the act done by partners for the purpose of business of the firm। वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होता है, हर जगह नहीं होता है। बोलता है द रूल दैट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शंस एंड डीलिंग्स बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्व्स। वो सिर्फ धंधे के लिए यूज होगा, सबके लिए यूज नहीं होगा। तो इतना आप लिख के आ सकते एग्जाम में। अगर सेक्शन हम करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात। सेक्शन 19 नाम की बात करें अगर, इट बेसिकली टॉक्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी। फिर मतलब की बात करें, वही जो हमने अब तक पढ़ा है, विच इज म्यूचुअल एजेंसी, इट मीन्स वन एंड द सेम, विच बेसिकली मीन्स every act of a partner, comma, binds the other partners and partnership form। ये उसका मतलब होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिकली बाइंड करना, कांड आप करोगे फंसेंगे सब, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे सर, अभी हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। टॉपिक बेसिकली सेज exceptions, which basically means the partner
will not bind other partners by his acts. हम ये पढ़ते हैं, will not bind. कब? तो टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं. उसके अंदर लॉजिकली पढ़े अगर बिना रट्टा मारे तो आई वुड राइट सबसे पहला पॉइंट ए. सर फर्म का एक पार्टनर अपने फर्म की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जाके अकेला सेल नहीं कर सकता. जाके उसने फर्म की कोई ज़मीन बेच दी अकेले, नहीं, नॉट अलाउड. वो इम्प्रेड ऑथोरिटी में नहीं आता, नॉट बाइंड. बी इसका उल्टा. सर एक पार्टनर फर्म के लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अकेला जाके परचेज नहीं कर सकता. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए. फर्स्ट केस में फर्म की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते और सेकंड के अंदर फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट पेयर के ऊपर आते हैं. सी. सर हमारी फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर रखा है, सू कर रखा है हमने. एक अकेला पार्टनर जाके उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता कि हम केस वापस लेते, नहीं कर सकता अकेला पार्टनर जाके. डी इसका उल्टा. सर हमारी फर्म के ऊपर किसने केस फाइल कर रखा है माता सामने, किसी थर्ड पार्टी ने. हमारा पार्टनर जाके उस केस को, उस गलती को जो हमारे ऊपर आरोप है उसको एडमिट नहीं कर सकता कि हाँ हमारी गलती है, नहीं कर सकता. ए का अपोजिट बी, सी का अपोजिट डी. ई की बात करते हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट वाला एग्जांपल एक और ले लेते हैं. हमारी फर्म ने एक केस ठोक रखा है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट. एक अकेला पार्टनर जाके उसको आर्बिट्रेशन में सबमिट नहीं कर सकता, मतलब फास्ट ट्रैक सेटलमेंट, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, नॉट अलाउड. ओके, इजी पॉइंट. एफ की बात करते हैं. एफ उससे भी ज्यादा इजी. हमारी फर्म को किसी से पैसा लेना है, ऑब्वियसली डेटर से पैसा लेना है. हमारा कोई पार्टनर जाके वो डेटर को ऐसा नहीं बोल सकता कि हम आपका जो क्लेम है उसको रेलिंक्विश करते हैं, मतलब माफ करते हैं कि तू काम कर, पैसा मत देना, नॉट अलाउड. नहीं कर सकते पैसा, क्योंकि आपका नहीं, वो फर्म का पैसा है. तो आप अकेले जाके किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ तू पैसा मत देना हमको, नहीं, नॉट अलाउड. जी की बात करते हैं. अगेन आई वुड से बहुत ही ज़्यादा आसान पॉइंट. जी दिखेगा नहीं. हमारी फर्म है, उसका एक पार्टनर है. वो पार्टनर बैंक में जाके खुद के नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है, खुद के नाम पे, जबकि होना चाहिए पार्टनर्स के नाम पे, फर्म के नाम पे, मतलब सब पार्टनर्स के नाम पे. और वो अकेले जाके उसको खुद के नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट कर लेता है, नॉट अलाउड. वेरी लॉजिकल. पूरा फर्म उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा. तो भी चेक फाड़ना है, बैलेंस चेक करना है, एनईएफटी करना है, तो इस भैया के बिना कुछ हो ही नहीं सकता. तो हमने मना कर दिया कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते.
आप फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम पे नहीं खोल सकते। ओके, आखिरी एच, एक अकेला पार्टनर जाके किसी आउटसाइडर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में एंटर, भाई आज से तू और मेरी फर्म साथ में धंधा करेंगे और जो भी कमाएंगे उसको आधा आधा कर लेंगे, ऐसा किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता एक अकेला पार्टनर। ठीक है, तो हेडिंग देखें तो इट शुड नाउ बी मोर क्लियर कि द पार्टनर विल नॉट बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। कौन से केस में? ये 8 केसेस में, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बुक में देखते हैं एक बार, ये रहा 19। Subject to provision of section number 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm, इसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। लिखा उसने भी आगे लिखा, the authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called implied authority, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। फिर बोलता है in the absence of any usage or custom of trade to the contrary the implied authority of a partner does not empower him to, आपको ये शक्तियां नहीं देता है। हमारे सीक्वेंस में बात करें तो एफ एन जी, एक्वायर इमोल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर इमोल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, डीई विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फिर ए, submit a dispute relating to business of the firm to arbitration. C, compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm. B, open a bank account on behalf of the firm in his own name. H, enter into partnership on behalf of the firm. सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए इस तरीके से। जनवरी में आया था 7 मार्च का, नहीं नहीं, एक दिन बाद 7 मार्च का, 7 इंटरऑपरेटिव।
सीधा 29 तक कुछ काम का है नहीं, पढ़ लेते। 22 वो म्यूचुअल एजेंसी पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name. तो आपको अगर फर्म को बाइंड करना है तो आपको फर्म के नाम पे धंधा करना पड़ेगा। और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, तो ही फर्म बाइंड होगा। एट द वेरी आउटसेट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इम्प्लाइड ऑथोरिटी। हमको तो पता है ऑलरेडी म्यूचुअल एजेंसी होता है। You have just read that every partner is the agent of the firm for the purpose of business thereof. Consequently, as between the partners and the outside world, each partner is the agent of every other in every matter connected with the partnership business. His acts bind the firm. तो वह नहीं आता था। Section 19, subsection 1 जो हम पढ़ रहे हैं, and 22 deals with implied authority of a partner. The impact of these sections is that the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm, provided वो एक्ट अपने फर्म के नाम पे करें तो फर्म फंसेगा। Provided that the act is done in the firm name or in any manner expressing implying intention to bind the firm. Such an authority of a partner to bind the firm is called implied authority. It is however subject to following restrictions. अच्छा पॉइंट है। पहला सर, जो भी आपने एक्ट किया फर्म को बाइंड करने के लिए, इट हैज टू बी यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। एग्जांपल लेंगे। नंबर 2, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। और नंबर 3 तो अपन पढ़ चुके हैं, फर्म के नाम पे करना चाहिए। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 5 बहुत ही प्यारा। एक्स अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, लॉयर्स, बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट। आपको फटाक से क्या होना चाहिए कि सर सॉलिसिटर के धंधे के अंदर ये नॉर्मल कंडक्ट या यूजुअल बिजनेस नहीं है। लॉयर की फर्म का थोड़ी काम होता है उधारी लेने का, नहीं। तो अगर ये एक्स ने कुछ काम किया तो एक्स अकेला ही फंसेगा, तो ये सॉलिसिटर की फर्म का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है लोन लेना। तो बोलता है एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट इन नेम ऑफ द फर्म विदाउट ऑथोरिटी। कंक्लूजन, द अदर पार्टीज पार्टनर्स आर नॉट लायबल ऑन द नोट as it is not in the part of ordinary course of a solicitor business to draw, accept or endorse negotiations. However, it may be usual for one partner of a firm of bankers, उनका तो नॉर्मल कोर्स है सर, टू ड्रॉ एक्सेप्ट नेगोशिएशन, उनका नॉर्मल काम है, पर सॉलिसिटर का नहीं है। तो इसे उसने लिखा था ऊपर रेस्ट्रिक्शन के बारे में कि सर म्यूचुअल एजेंसी के अंदर आप ये भी देख लेना कि जो काम पार्टनर ने करा है वो रोज वाला काम है, जो उस फर्म का धंधा है उससे रिलेटेड है और फर्म के नाम पे किया, तो ही फर्म फंसेगा। तो कुछ भी करके आ जाएगा तो फर्म नहीं फंसेगा। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। बीच वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं आप। Thus, a partner has implied authority to bind the firm by all acts done by him in all matters connected with the partnership business and which are done in usual way and are not in the nature beyond the scope of partnership. You must remember that an implied authority of a partner may differ from different kind of business. Obviously, उसका हम एग्जाम्पल भी देखिए। फिर नीचे एक और एग्जाम्पल ऐसा बताता है कि सर अगर कोई जनरल कमर्शियल नेचर वाला पार्टनरशिप है तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं। कमर्शियल नेचर वाला ट्रेडिंग वीडिंग, तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ काम करें। तो 19 एंड 22 हो गया। 29 तक सब टाइम पास ही है, पर पढ़ लेते हैं फिर भी। 20, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी। थोड़ा दिमाग लगेगा, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, छोड़ना यहीं पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा दिमाग वाला पॉइंट है। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स, काम अकाउंट्स, काम मार्केटिंग और काम रॉ मटेरियल्स। लेते हम इंटर से।
एक दिन हमारे बी भैया गए वेंडर के पास चीज बाय करने के लिए। वेंडर को बहुत अच्छे से पता है कि वो काम सी का है, बी का वो काम ही नहीं है। फिर भी वेंडर बी को क्रेडिट पे चीज सप्लाई कर देता है। लॉ में क्या बोलता है? ए एंड सी लायबल नहीं होंगे सर इसके लिए, इस चीज के पेमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वेंडर ने हगा है, उसको पता है कि ये काम सिर्फ सी कर सकता है, तो भी उसने बी को क्यों बेचा? तो ये वेंडर का प्रॉब्लम है। आपको पैसा चाहिए, अपना पैसा लो, पर सिर्फ बी से लो, ए एंड सी से मत लो। ये पहला केस। दूसरा केस सब कुछ सेम, कि सर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। बी ही गया वेंडर के पास चीज लेने के लिए, और बी ने वेंडर को बताया ही नहीं कि ABC एंड एसोसिएट्स करके कोई फर्म है, ऐसा बताया नहीं। मतलब वो वेंडर को ऐसा बता रहा है कि ये मैं खुद के लिए ले रहा हूं। अगर ये केस है तो अगेन ए एंड सी लायबल नहीं, बी अकेला ही फंसेगा, उसको अकेले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेंडर को पता ही नहीं था फर्म के बारे में जब वो डील कर रहा था, तो फर्म को लायबल कर सकता है, ठीक है? तो सिर्फ बी को ही लायबल करेगा। काफी दिमाग वाला पॉइंट, देखते हैं एक बार। The implied authority of a partner may be extended or restricted by contract between the partners under the following conditions. The restrictions imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party. मतलब थर्ड पार्टी केस हारेगा। ठीक है, अगेंस्ट कब हारेगा सर? दोनों पढ़ा दिया आपको मैंने। पहला, द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, हमारा पहला वाला एग्जांपल। दूसरा, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। दोनों ही केस के अंदर फर्म नहीं लायबल होगा, वो अकेला पार्टनर ही लायबल होगा। पढ़ सकते हैं, बड़ा चौड़ा एग्जांपल है आपके पास पढ़ने के लिए। एग्जांपल नंबर 6, जल्दी 3-4 पैराग्राफ्स आई कैन सी, फटाक से रीड कर लो, हम आगे बढ़ जाएंगे सर। उसके बाद 28 है नहीं सर, क्यों? यूनिट 1 में पढ़ तो लिया अपन ने, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ब्यूरो याद भी नहीं तुम लोगों को, इतना बर्बाद जीवन है तुम लोगों का। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट 28 था, तो ऑब्वियसली वापस आएगा नहीं। फिर 29 आएगा, जहाँ से सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल टाइम पास करना है 23 से 27 के अंदर, जहाँ पे हमको अभी से पता है कंक्लूजन म्यूचुअल एजेंसी, हम फिर भी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने बता दिया अभी से। 23 से स्टार्ट करता हूँ। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। यहाँ पे जब हम एडमिशन की बात करें, कोई पार्टनर नया आ नहीं रहा है, ये एडमिशन वो एडमिट वाला है कि हाँ मैं मानता हूँ, ये वो वाला एडमिट वाला एडमिशन है, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला।
सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं. X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle. Z purchases a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X. जैसे मैंने पढ़ा, after being told by X. ये हमारा एडमिशन है सर. After being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle, full stop. जो उसका पार्टनर है Y. Y is ignorant about this transaction. The spare part proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. Conclusion बोलो ना सर. X and Y both are responsible to Z for his loss. ये तो मुझे एजेंसी था. बीकॉम सब ठीक है लाइफ में? भैया भैया सब ठीक है? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. 24. इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर. यहाँ पे हम नोटिस की जो बात कर रहे हैं, ये वो कागज वाला नोटिस नहीं है. दिस नोटिस इज बेसिकली आई हैव अ नोटिस ऑफ दिस थिंग, मतलब पता होना या पता पड़ना, पता चलना. एग्जाम्पल लेते हैं. आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और आप लेक्चर में बैठे हुए हो. डिलीवरी वाले ने घंटी मारी तो आपके घर वालों ने ऑर्डर को रिसीव करा. दैट इज इक्विवेलेंट टू आपने रिसीव करा. यहाँ भी हम वही पढ़ रहे हैं कि सर अगर किसी एक्टिव पार्टनर को कुछ थर्ड पार्टी ने बताया, दैट इज एज गुड एज पूरी फॉर्म को बता दिया. तो हर एक पार्टनर को बताने की जरूरत नहीं है. एक्टिव पार्टनर को बता दो मतलब फॉर्म को बता दिया. पढ़ते एक बार ऊपर देख. द नोटिस टू अ पार्टनर वो हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस, मतलब एक्टिव पार्टनर. ऊपर लिखा हुआ है ना एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर. The notice to a partner who habitually acts in business of the firm on matters relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm. Except in case of fraud. उसमें जानबूझ के छुपाएगा obviously. Except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. फिर conclusion. Thus, notice to one is equivalent to notice to rest of the partners of the firm. और वही तो म्यूचुअल एजेंसी है. एक को बताया मतलब सबको बताया. जस्ट एज नोटिस टू एन एजेंट इज नोटिस टू हिज प्रिंसिपल. दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव. कैसे फिजिकली देना पड़ेगा. और फिर आगे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सर. इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय अ स्लीपिंग पार्टनर. इट मस्ट बी फर्दर रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस. ओनली देन इट वुड कंस्टिट्यूट अ नोटिस टू द फर्म. तो आपके पास पढ़ने के लिए आगे अभी टाइम पास के लिए एक बार ये वाला पड़ेगा जो आपने पढ़ा नहीं अब तक. और नीचे के दो एग्जांपल्स 8 और 9 जल्दी करिए सर. एक बार रीड करा होना चाहिए. नहीं समझ में आया तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं समझा दूंगा. फटाक से करिए. शुड टेक ओनली 1 मिनट. अगेन वही म्यूचुअल एजेंसी है पर पढ़ेंगे फिर भी. देखते क्या बोलता है. लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी सेक्शन 25 से 27. 25 पे आते हैं. ठीक है. लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म. सीधा एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ मैं. सर्टेन पर्सन्स वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर्स इन अ फर्म व्हेन द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क. सिंपल भाषा में पूमा को पोमा कर दिया सर और मार देती है. इसको बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क बाय द फर्म टुक प्लेस. कंक्लूजन पे आते हैं सर. इट वाज हेल्ड दैट दे वर लायबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ द एलिज्ड इन्फ्रिंजमेंट. सामने जब पूमा केस करेगा जो भी नुकसान होगा, डैमेजेस होगा, वो सबको मिलकर पे करना पड़ेगा. इट बीइंग इमटेरियल दैट डैमेजेस अरोज आफ्टर डिसोल्यूशन. केस कभी भी फाइल करा, आपने गलती करी तो आपको पैसा देना पड़ेगा. ठीक है. 25 इजी इजी. 26 सीधे एग्जांपल बताता हूँ. वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ कोल माइन एक्टेड एज अ मैनेजर वाज गिल्टी ऑफ पर्सनल नेग्लिजेंस इन ओमिटिंग टू हैव द शाफ्ट ऑफ द माइन प्रॉपर्ली फेंस्ड. तो दीवार बनाई थी, आपने नहीं बनाई. एज अ रिजल्ट देयरऑफ एन इंजरी वाज कॉज्ड टू अ वर्कमैन. कंक्लूजन क्या सर?
The other partner was also held responsible for the same. Mutual agency, घुमा फिरा के वापस म्यूचुअल एजेंसी। 27 पे आते हैं। अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग वाला। लायबिलिटी है तो म्यूचुअल एजेंसी ही, पर थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। एग्जाम्पल देता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ठीक है, ये हम हैं। पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, ठीक है, आई अपन आएंगे। अब आपको फर्म के बिहाफ पे बेचा हुआ जो सामान था, आपको उसका पैसा मिला, ठीक है। डेटर ने आपको पैसा दिया, आप ऑथराइज थे लेने के लिए और आपने ही लिया डेटर से, ठीक है। लेकर आपने उसको पर्सनल एक्सपेंस में खर्च कर दिया, ठीक है। द क्वेश्चन इज सर, क्या हम मतलब ए एंड बी डेटर को ऐसा बोल सकते हैं कि ला तू पैसा वापस दे? नहीं, वो सी होगा क्या? पागल, जब एक पागल, हम उसको नहीं बोल सकते सर। क्यों? अरे उसने तो वही करा जो उसको करना चाहिए था। सी की अथॉरिटी थी, उसने सी को ही पेमेंट करा, वो तो सी ने हक दिया। तो कंक्लूजन ये है कि सर बेसिकली अब सी पैसा देगा ए एंड बी को, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड, इसका उल्टा, मतलब एबीसी, हम तो वही हैं सर, हम सी हैं। ऑथोरिटी टू रिसीव थी हमारे पास फर्म के अंदर बी के पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पैसा मिला डेटर से बी को, इसके पास ऑथोरिटी थी, इसी को मिला, और हमारे बी ने उसको खर्च कर दिया पर्सनल एक्सपेंस में। आप डेटर से वापस पैसा नहीं मांग सकते। बी जो है बेसिकली भैया हमारे, वो ए एंड सी को पैसा देंगे। मैं काम करता हूँ, उसको ए कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, ए ने उसको खर्च दिया। कंक्लूजन, अब ए अपनी जेब से पैसा निकाल के बी एंड सी को देगा। दिस इज सेक्शन 27। या पढ़ दें एक बार, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, इसे मैंने पहले कोई एग्जाम्पल डायग्राम बता दिया, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, एग्जाम में भी आ चुका है। इट मे बी ऑल्सो दैट the workings of the two clauses of section number 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between the two categories of cases of misapplication, मतलब वो पर्सनल पे आपने खर्च कर दिया, of misapplication of money by partners, ठीक है। 2 पॉइंट से देख, एक क्लॉज ए और एक क्लॉज बी, ठीक है। मैं आपको दोनों केसेस पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पहले क्लॉज ए की बात करते हैं। covers the case where a partner acts within his authority and due to his authority as a partner he receives money or property belonging to a third party and misapplies that money or property. For this position to be attracted, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the firm. On the other hand, the provision of clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of the firm and it is misapplied by any of the partners. The first case के अंदर हमारे पास आया, सेकंड केस में किसी और के पास आया, मतलब फर्म के पास आया, हमारे पास नहीं आया। कंक्लूजन देख, कंक्लूजन, the firm would be liable in both the cases। और हम डेटर से वापस पैसा मांग नहीं सकते, वो हम तीन के बीच में ही रहेगा। if receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, his receipt cannot be regarded as, तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, his receipt cannot be regarded as receipt by the firm and the other partners will not be liable। मतलब अब हम डेटर को बोल सकते हैं कि भाई तू पैसा वापस से दे। क्यों? सर हमारे केस के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर ऑथराइज बंदा सी था, डेटर ने पैसा दिया बी को, ये तो डेटर की गलती हुई ना। तो नीचे पढ़ेगा क्या बोलता है, इफ रिसीट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी, हिज रिसीट कैनॉट बी रिगार्डेड एज रिसीट बाय द फर्म।
and the other partners will not be liable unless the money received comes into possession or under their control. एग्जाम्पल देते हैं ना, A, B and C are partners of a place of car park. बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, of a car parking. कोई भैया है पी करके, वो आता है अपनी कार खड़ी करता है पार्किंग में, और हमारा एक पार्टनर ए उसको जाके बेच देता है. इससे गंदा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कंक्लूजन क्या? सब लायबल. द फर्म इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ए. अल्टीमेटली लाइक वी डिस्कस, म्यूचुअल एजेंसी ही तो है. 23 से लेकर 27 में हर सेक्शन म्यूचुअल एजेंसी की ही बात कर रहा था. बहुत आसान लगना चाहिए आपको. इसका सिर्फ लैंग्वेज डिफिकल्ट है 27 का. ठीक है, हटा रहा हूँ इसको, कुछ काम करें. हम आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर. बैकग्राउंड दिया हुआ नहीं है बुक में, तो बैकग्राउंड मुझे बनाना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. चलो, तीन पार्टनर्स ए, बी, सी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. सी भैया को पैसे की ज़रूरत थी, तो डी करके एक लेंडर है, लिख देते हैं वहाँ पे लेंडर. इसने पैसा दिया सी को, लोन दिया. सर लोन किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए. तो सी को खुद को लोन चाहिए था, खुद के लिए, पर्सनल पर्पस. बी को उसका पैसा वापस टाइम पे मिल जाएगा, उसके लिए सी भैया ने दिमाग लगाया सर मस्त वाला. सी बोलता है कि देख ब्रो, ये जो मेरा हिस्सा है ना इस फॉर्म के अंदर, विच इज 1/6, ये मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ. आई वुड रादर राइट, दोनों लिख दो चलना, ट्रांसफर स्लैश असाइन. मतलब जब तक लोन रीपे नहीं होगा, तो जो 1/6 मुझे मिल रहा था सी, वो सीधा आपको मिलेगा. तो कंसिडर दिस एज माई EMI. ठीक है, रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट. डी बोलता है ठीक है चलेगा. अब जैसे डी ने बोला चलेगा, हम डी को एक नाम दे देंगे, रादर दो नाम दे देंगे. एक ट्रांसफरी, दूसरा असाइनी. अगर आप 29 का हेडिंग देखो अगर अब बुक में, यू विल फाइंड द नेम ऑफ द सेक्शन एज राइट्स ऑफ असाइनी. ऐसा आपको मिलना चाहिए, असाइनी. तो ट्रांसफर करा ना, सी ने अपना इंटरेस्ट लिख देता है यहाँ पे, वो भी आपके लिए, अपना हक, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया डी को, तो डी बन गया ट्रांसफर री. सी का भी नाम लिख देते हैं, सी का नाम कुछ काम का नहीं है वैसे, पर मैं लिख देता हूँ. हाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफरर. सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं यहाँ पे, आगे ना, राइट्स ऑफ ट्रांसफर री. तो चूंकि बुक में बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ था, तो मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ा कि हम पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं डी के पॉइंट ऑफ व्यू से. डी इज द फोकस, पूरा सेक्शन डी के लिए बनाया हुआ है सर. तो यहां से आ जाते हैं फिर अब नीचे, और लिखते हैं वहां पे राइट्स. उसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में. एक
during the continuance of partnership firm, मतलब जब फर्म जिंदा है। ऑब्वियसली बाजू का नाम मुझे अभी से पता है, डिसोल्यूशन। उसमें एक पॉइंट और भी है, मैं दोनों लिख देता हूँ। रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरर स्लैश बाजू वाले का उल्टा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ की बात करते हैं कि सर आप मिस्टर डी हो, आपके क्या अधिकार हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। एज मिस्टर डी आपके क्या अधिकार हैं, फर्स्ट हाफ पे आता है। अगेन उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों बात करेंगे, क्या राइट्स है और क्या राइट्स नहीं है, हम दोनों बात करेंगे सर। लेट्स स्टार्ट विथ फर्म जिंदा है उस टाइम की, राइट्स नहीं है की बात करते हैं। पहला, आप बुआ के साथ सीआईडी नहीं कर सकते, विच बेसिकली मीन्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आप पार्टनर नहीं है। आप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, और ना ही आप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज कर सकते हो, ना डिमांड, ना इंस्पेक्ट और ना चैलेंज। दूसरा, आप नहीं कर सकते धंधे के अंदर पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं नहीं कर सकते वाला पॉइंट। दो पॉइंट हुआ, क्या कर सकते हैं ऊपर आए अगर, तो सिर्फ एक बात लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक बात। इट बेसिकली सेज आपका राइट है टू हैव शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आपको जो हिस्सा दिया था 1/6 वो आपको मिलेगा, चुपचाप ले लेने का। लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गया, राइट हैंड साइड पे आते हैं। अब क्योंकि अभी तक फॉर्म बंद हो रहा है, हम बात करेंगे सिर्फ अधिकार की, जो आपके अधिकार हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे, नहीं है करके कुछ है नहीं। पहला जो वहाँ लिखा है ना सर, जानबूझ के मैं उसको कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि सिर्फ एक शब्द अलग है वहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट्स, उसको प्रॉफिट्स नहीं आएगा क्योंकि फॉर्म जिंदा ही नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे मिल सकता है आपको? आपको मिलेंगे असेट्स, मतलब धंधा बंद करके जब असेट बेचे जाएंगे उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट नहीं असेट्स में हिस्सा मिलेगा, बाकी सब वर्ड टू वर्ड सेम होगा। और क्योंकि फाइनल हिसाब किताब हो रहा है तो आपको बुआ भी मिलेगी सर। और सेक्शन 29 90% खत्म हो गया, और भी आगे नीचे देखते हैं। ठीक है, हम रिपीट कर पूरा जल्दी से। ज़ॉम्बी क्या हुआ सेक्शन के अंदर, इसको रखोगे हटा दो? नहीं तू बता, बोल जैसे जैसे रख दो, ये सब फार बेटर ऑप्शन बोल। वेरी गुड। हम्म हम्म
1/6. ओ ज़ॉम्बी, 3:2:1 था ना? हाँ हाँ, 1/6. हाँ 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 हाँ. जो सी के हिस्से के क्या डिमांड नहीं कर सकता? पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए. बुआ का मतलब ही नहीं पता, पकड़े गए. क्या करिए लाइफ में बेवड़ी. बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हाँ, क्या नहीं कर सकते बुआ के साथ? इंस्पेक्ट. बुआ में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं, मुझे एक बात बता. हद हो गई यार. हाँ, डेरा इंजीनियरिंग की बात थोड़ी कर रहे हैं. बुआ में इंटरफेयर. लास्ट वाला क्या था, सी? वो भी नहीं पता, बोलो. चैलेंज. ज़ॉम्बी चैलेंज. ये डेबिट नहीं, इसको क्रेडिट करो, ये रिकॉर्ड मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता. हो गया. कुछ क्लैरिफिकेशंस है, उसकी बात भी कर लेते हैं जिससे सेक्शन 29 टोटलिटी में खत्म हो जाए. तीन ही ऐसे क्लैरिफिकेशंस. पहला, ट्रांसफरी. Transferee is not a partner, and hence he cannot enjoy same rights and privileges of a partner. Number two, in order to make somebody a partner in the firm, consent of all other partners is required. Only last, तीसरा, the partnership interest, example 1/6. The partnership interest, just like any property, can be assigned, transferred, mortgage. अच्छा, हो गया 21, 100% हो गया. एक बार बुक में से देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैंने एक लेटर भी मिस नहीं करा. देखते हैं. राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट. A share in a partnership is transferable like any other property. अभी लिखा हमने clarification number 3. But as the partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee of partners' interest by sale, mortgage, otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner. Clarification number 1. The rights of such a transferee are as follows. During the continuance of partnership, such transferee is not entitled, पहला, to interfere with the conduct of the business, to require accounts, to inspect accounts,
he is only entitled to receive the share of the profits of the transferring partner 1/6 and is bound to accept the profits as agreed by the partners. That is, he cannot challenge the accounts. अकाउंट्स में 3 पॉइंट थे, ये सी था, ये आई था और ये डी था. दूसरा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर में दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं. द ट्रांसफरिंग विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स पहला टू रिसीव द शेयर ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड एंड फॉर द पर्पस ऑफ असेटिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. आपको बुआ भी मिलेगी सर. बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 31 जो हमने अब तक पढ़ा नहीं है, which we will discuss hereinafter, no person can be introduced as a partner in a firm without the consent of all the partners. Clarification number 2. A partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else a partner in his place unless the other partners agree to accept the person as a partner. फिर वापस clarification number 3 आ गया. At the same time, a partner is not debarred from transferring his interest. A partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest in tangible property which can be assigned. हो गया सर? कितना आसान है. शुड टेक 5 मिनट मेरे हिसाब से. 5 मिनट लिख के 5 मिनट का ब्रेक लेना. हम शार्प 10 मिनट में स्टार्ट कर देंगे. ये लिखने के बाद यहाँ पर जूम करो. तो आगे जाओ, तो बाद में पेज नीचे कर देना. आज से हो जाएगा.